हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू द इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रजिस्टर कैंडिडेट लिस्ट तो आ गया, अब आगे का प्रोसेस क्या है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होगा, काउंसलिंग में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है और एडमिशन कैसे होगा। तो इससे रिलेटेड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगी कि रजिस्टर कैंडिडेट लिस्ट तो आ चुका है और उस लिस्ट में आपका भी नाम है, तो आपको आगे का प्रोसेस क्या करना है। तो अगर आप वीडियो पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जहां पर आप अपना ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। और कोई भी पीडीएफ आए अलॉटेड कैंडिडेट लिस्ट से रिलेटेड या कोई भी नोटिस आए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि सारा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या काउंसलिंग का प्रोसेस रहने वाला है। और रजिस्टर कैंडिडेट लिस्ट में जो आपका नाम आया है वो आपका सिलेक्शन लिस्ट है, आपका एडमिशन उसी लिस्ट से कंफर्म हो जाएगा या नहीं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि रजिस्टर कैंडिडेट लिस्ट 20 अगस्त को देर रात आ चुका है, जिसमें से आप लोग टेलीग्राम पर देख चुके होंगे कि हम पीडीएफ प्रोवाइड करा चुके हैं और आप अपना नाम भी देख चुके होंगे उसमें। तो आप बताएंगे इस वीडियो में कि आगे का प्रोसेस आपको क्या फॉलो करना है। तो आप सभी को बता दें कि जितने कैंडिडेट का रजिस्टर कैंडिडेट लिस्ट में नाम आया है उन सभी कैंडिडेट को अलग अलग डेट को काउंसलिंग के लिए आना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको किस किस डेट पे काउंसलिंग के लिए आना है, और फिर उसके बाद बात करेंगे कि काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लेके आना है। तो जैसे कि आप अपने इस पीडीएफ में देख पा रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस निकाल के बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपको काउंसलिंग के लिए किस किस डेट पे आना है। जो अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग डेट है, जिसमें से आपको बताया गया है कि बीएससी एमएससी वालों के लिए 27 अगस्त को आना है, लाइफ साइंस वालों को भी 27 अगस्त को आना है काउंसलिंग के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, अगर आप 27 अगस्त को नहीं आते हैं, जिनका बता रहे हैं, जैसे मैथ वालों का 27 अगस्त को है, लाइफ साइंस वालों का 27 अगस्त को है, फिजिक्स वालों का 27 अगस्त को है और केमिस्ट्री वालों का 27 अगस्त को है। अगर आप लोग 27 अगस्त को नहीं आते हैं तो आप लोगों का काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। अगर आप 27 अगस्त को आते हैं तो ही आपका काउंसलिंग होगा, और अगर आप किसी अलग डेट में आते हैं तो आपका काउंसलिंग नहीं होगा, आपका कोई भी एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। तो आप बात करते हैं कि बीएससी एमएससी ज्योग्राफी वालों को 28 अगस्त, इन्वायरमेंटल साइंस वालों को 28 अगस्त, चाइनीज और कोरियन वालों को भी 28 अगस्त को आना है। और सभी को फिर से बता दे रहे हैं कि आपको जिस डेट को बोला गया आपको उसी डेट को काउंसलिंग के लिए आना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं कि 2023 में ऐसा कंडीशन हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट को बोला गया था कि आप इस डेट को काउंसलिंग के लिए आइए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अपना ट्रेन नहीं पकड़ पाए थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अदर स्टेट से आ रहे हैं, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल और अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं और झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहे हैं। तो आप सभी को बता दें कि आप लोग अभी से अपना टिकट बुक करके रख लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम में आपको टिकट नहीं मिल सकता है, ऐसा चांसेस बनता है बहुत सारे स्टूडेंट को। और इसी के वजह से 2023 में बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलिंग के डेट पर नहीं आ पाए थे, जिनसे उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया और वो एडमिशन नहीं ले पाए थे। तो इसीलिए आप लोग अपना अभी से ही बुक टिकट करके रख लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और अपना आप लोग एग्जैक्ट डेट पर ही काउंसलिंग के लिए आइएगा, जिसमें से आप लोगों को टाइमिंग बता दिया गया है काउंसलिंग के लिए कि रिपोर्टिंग टाइम है 10 AM और से 3 PM तक। आपको 10 AM मतलब यानी 10 बजे से 3 बजे के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंदर इंटर कर लेना है। अगर आप 3 बजे के बाद आते हैं तो आपको इंटर नहीं करने दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंदर। इसीलिए आप सभी को बता दे रहे हैं कि आप 3 बजे से पहले ही आ जाइए, जिससे आपका काउंसलिंग सही से हो पाए और आप एडमिशन ले पाएँ। और अब बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड BA MA कोरियन, इंग्लिश, हिंदी और मास कम्युनिकेशन, इन सभी को 29 अगस्त को काउंसलिंग के लिए आना है। और इंटीग्रेटेड BA MA एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सबको 30 अगस्त को काउंसलिंग के लिए आना है। और 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA BEd और BSc BEd, इंटीग्रेटेड BCom और MCom कॉमर्स वाले को, इन सभी को 2 सितंबर को आना है। और आप सभी को बता दें कि इंटीग्रेटेड BA BEd और BSc BEd बहुत ही ट्रेंडिंग कोर्स में अभी है, तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट BA BEd और BSc BEd पे काउंसलिंग के लिए आना चाहते हैं और उनका रजिस्टर कैंडिडेट लिस्ट में नाम आ चुका है, तो उनको बता दें कि आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है तो आप लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट अभी से ही तैयार करके रख ले। और आपको इस वीडियो में बताएं कि आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके आना है, क्योंकि इस बार BA BEd और BSc BEd में अच्छा खासा कट ऑफ जाने वाला है और कोर्सेज के मुकाबले में। इसीलिए आप लोग अच्छे से अपना प्रिपेयर होके आइएगा, क्योंकि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हो गया या आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस मैच हुआ तो आपका तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
इसीलिए आप लोगों के पास अभी बहुत सारा टाइम है, तो आप लोग अपना प्रिपेयर कर लीजिए सारा डॉक्यूमेंट और अपना आने का अरेंजमेंट कर लीजिए कि कैसे आप लोगों को उस डेट पे आना है। जो जो डेट यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि आप लोग इस पीडीएफ में देख लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं कि आपको किस किस डेट पे आना है। और आप सभी को बता दें कि जब आप काउंसलिंग के लिए आइएगा तो आपको पेरेंट्स के साथ आना कंपलसरी नहीं है। आप काउंसलिंग के लिए अकेले भी आ सकते हैं या आप अपने पेरेंट के साथ भी आ सकते हैं। आपको ये कंपलसरी नहीं है कि आपको पेरेंट्स के साथ ही आना है, तो आप काउंसलिंग के लिए अकेले भी आ सकते हैं और अपने पेरेंट के साथ भी आ सकते हैं। तो आप बात करें कि काउंसलिंग के लिए आएंगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग इस लिस्ट में देख सकते हैं कि इसमें सारा डॉक्यूमेंट बताया गया कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के दिन लेके आना है, और इसमें यह भी बताया गया कि आपका काउंसलिंग जो होगा वो कहाँ पे होगा। तो आपको साफ साफ बता दिया गया है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि आपका काउंसलिंग होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में, जो कि आपका काउंसलिंग होगा वहाँ होगा एडमिशन सेल पे, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यानी CUJ चेरी मनातू कांके में है। तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, जिनको आने का रास्ता पता नहीं है तो उनको इस वीडियो में हम बता दे रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड आप रांची जंक्शन से सीधा आ सकते हैं। तो रांची जंक्शन से आपको रातू रोड आना पड़ेगा, जिसका किराया आपको 40 रुपये लगेगा, और रातू रोड से आपको तिलता ओवरब्रिज तक आना पड़ेगा, जिसका किराया आपको 20 रुपये लगेगा, और फिर तिलता ओवरब्रिज से आपको हमेशा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के लिए ऑटो मिलेगा, जिसका किराया आपको 20 रुपये लगेगा। अब इसमें बात करते हैं कि आपको कौन कौन सा नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके कंपलसरी आना ही है। और इसमें यह भी बताया गया कि आपको एक सीट जेरोक्स लेके आना है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको एक सीट जेरोक्स लेके आना है, ठीक है, जेरोक्स आपको लेके आना है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी नहीं ला पाते हैं तो आपको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के जस्ट बगल में एक कैफ़े है जहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करा सकते हैं। और आप सभी को एक बात और भी बता दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपना डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं, इसलिए आप लोग अपना डॉक्यूमेंट अभी ही मोबाइल में फ़ोटो खींच के रख ले, ताकि आप कोई भी डॉक्यूमेंट मिस कर जाए तो उसका आप प्रिंट आउट निकल पाएँ कैफ़े में जाके। तो आप बात करते हैं कि कौन कौन सा नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके कंपलसरी आना ही है। जैसे हो गया आपका पहला डॉक्यूमेंट हो गया आपका CUJ समर्थ एप्लीकेशन फॉर्म, और दूसरा हो गया आपका पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि आपको 2 फोटो लेके आना है, और तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया आपको क्लास 10 का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, और चौथा डॉक्यूमेंट आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और पांचवा डॉक्यूमेंट जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वैलिड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो लेके आ सकते हैं, या आप मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लेके आ सकते हैं। और छठा डॉक्यूमेंट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा वैलिड गवर्नमेंट ID, जैसे कि आपका हो जाएगा आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि आगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके आना है। ये सारा डॉक्यूमेंट जो बता रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, इसे लेकर आपको आना ही है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट मिस करते हैं तो आपको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप एडमिशन लेने लायक यहाँ नहीं रहेंगे। अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो भी आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप लोग सारा डॉक्यूमेंट लेके आइए जो जो हम बता रहे हैं। ये ऑफिशियल नोटिस CUJ की ओर से निकाल के बताया गया कि ये डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के टाइम लगेगा। और आपका 7वां नंबर पे आ जाता है CUET UG 2024 का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड, जो कि आप लोगों के पास होगा। और 8वां नंबर पे आ जाता है NOC फॉर द एम्प्लॉयर्स, अगर आपके पास है तो आप लेके आइए, नहीं है तो उसका जरूरत नहीं है। और 9वां नंबर पे आ जाता है करेक्टर सर्टिफिकेट, आपके पास अगर करेक्टर सर्टिफिकेट है तो वो लेके आइए, ठीक है। और 10वां नंबर पे आ जाता है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और 11वां नंबर पे आ जाता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें डाउट था। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नंबर में कमेंट कर रहे थे कि मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, वो किस लेवल का चाहिए, CO लेवल का चाहिए, SDO लेवल का चाहिए, SDM लेवल का चाहिए, DC लेवल का चाहिए या सेंट्रल लेवल का चाहिए। तो आपको इसमें सारा क्लियर कर देना है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, चाहे वो SC ST OBC या EWS कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको हम बता दे रहे हैं कि आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट लेके आना है वो CO लेवल का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो बनवाना है वो SDO लेवल या SDM लेवल या DC लेवल का बनवाना है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में। तो जो भी स्टूडेंट अपना कास्ट सर्टिफिकेट अभी नहीं बनवाए वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अभी बनवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 5-6 दिन में कास्ट सर्टिफिकेट बन के आ जाता है सेंट्रल लेवल का DC ऑफिस से, ठीक है। तो आप किसी भी ऑफिस से बनवा सकते हैं, चाहे वो SDO ऑफिस से या SDM ऑफिस से या DC ऑफिस से, ठीक है। तो आपको एक और इम्पॉर्टेंट बातें बता दें, क्योंकि 2023 में बहुत सारे स्टूडेंट कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेके आ पाए थे, वो CO लेवल का लेके आए थे, जिससे उनका एडमिशन नहीं हो पाया था कास्ट बेसिस पे। इसीलिए आप सभी को बता दें कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट कास्ट सर्टिफिकेट का लेके आइएगा वो SDO लेवल, SDM लेवल या DC लेवल का होना चाहिए, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में।
तो इस फॉर्मेट को हम टेलीग्राम चैनल पे डाल चुके हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको किस फॉर्मेट में लेकर आना है, उसका हम फॉर्मेट डाल चुके हैं टेलीग्राम चैनल पर। और आप बातें करते हैं कि 12वां नंबर पे कौन सा डॉक्यूमेंट, आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा। अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का पीडीएफ हम डाल चुके हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप पीडब्ल्यूडी या पीएच के कैंडिडेट है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट में होना चाहिए, और वो भी एसडीओ लेवल, डीसी लेवल या एसडीएम लेवल का होना चाहिए। और 14 नंबर पे आ जाता है आपका, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं या कश्मीरी पंडित हैं या कश्मीरी हिंदू फैमिली हैं, तो उसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए। और 15 नंबर पे आ जाता है आपका, अगर आप डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट का कोई ज़रूरत नहीं है। और 16 नंबर पे आपका आ जाता है, अगर आप स्पोर्ट कोटा से बिलोंग करते हैं, अगर आप स्पोर्ट कोटा से बिलोंग करते हैं तो आप उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं कि आपको स्पोर्ट कोटा के तहत रिजर्वेशन मिले, तो आपके उसके लिए एक वैलिड सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए। और 17 नंबर पे आता है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021। अगर आप इसके अंदर आते हैं तो इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग एक बार फिर से ये डॉक्यूमेंट देख लीजिए, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और मेजर जो स्टूडेंट हैं उनको ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर आना ही जरूरी है। 1 नंबर हो गया, जिसमें आपको समर्थ एप्लीकेशन फॉर्म और 2 पासपोर्ट साइज फोटो, क्लास 10 का मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 12 का मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट और मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, और एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, मेजर स्टूडेंट आधार कार्ड ही लेकर आते हैं, और सीयूईटी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप बिलोंग करते हैं तो, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। मेजोरिटी स्टूडेंट को यही डॉक्यूमेंट लेके आना है। अगर आप ये सारा कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट आपको लाना है उनका हम टिक लगा दिए, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लेकर आना कंपलसरी है। अगर आप कोई कंपलसरी है, इसीलिए आप लोग ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर आइए। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि रजिस्टर कैंडिडेट लिस्ट में मेरा नाम आ गया, आप काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं चाहिए, मेरा बहुत कम मार्क्स है। तो आपको बता दें कि आप सारे स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए आइए, काउंसलिंग कर ले, क्योंकि सारे स्टूडेंट एक कोर्स में नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट 2 कोर्स 3 कोर्स में अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस चैनल पर सारा इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग से रिलेटेड और काउंसलिंग प्रोसेस सारा बताया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जहाँ पर आपको सारा पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा और सारा नोटिस भी प्रोवाइड कराया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।